नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं डेप्रिसिएशन वाली क्लास। तो डेप्रिसिएशन के जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 60 एमसीक्यू है लगभग, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। साथ में आपके लिए शॉर्ट नोट्स है। क्या है? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट से पहले आपका रिवीजन होएगा, रिवीजन के बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे 60 एमसीक्यू जो आने वाली आपकी जेआरए की एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जेआरए आपके आरएसएमएसएसबी की। तो ये आपके अकाउंटेंसी वाली क्लास 7वें नंबर की क्लास है। ठीक है, चलते हैं, चलो आगे क्लास पर। तो उसके पहले आप दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, इससे आपके क्लियर प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका टेस्ट, फास्ट रिवीजन होगा। यहाँ पर चैप्टर वाइज दे रखा है आपके सभी अकाउंटेंट्स की। सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं आगे। तो पहले शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन मतलब कि हास। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपके लैटिन भाषा के शब्द डेप डिप्लेशन से आया है। किससे आया है? डिप्लेशन से। ठीक है, सभी व्यय जो पूंजीगत व्यय होते हैं, वो पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? मतलब रेडी टू पुट टू यूज। कोई भी आपके मान लो कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको रेडी टू पुट टू यूज यानी कि जब तक उपयोग में लाने से पहले जितने भी खर्च होते हैं वो आपके पूंजीगत व्यय में आते हैं। ठीक है, और आपके जो अप टू रेडी टू पुट टू यूज है ना, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, अप टू रेडी टू पुट टू यूज। तो अगर ये बात हो है आपके फिक्स्ड असेट यानी कि स्थायी संपत्ति की, तो स्थायी संपत्तियों पे ही आपके अप टू रेडी टू पुट टू यूज के लिए ही आपके हाश लगना प्रारंभ क्या होता है, जहीं से उसकी तिथि से, जब से आपके अप टू रेडी टू पुट टू यूज होती है तो उसी की तिथि से आपके क्या लगना प्रारंभ हो जाता है? हाश। ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अप टू रेडी टू पुट टू यूज याद रखना है और फिक्स्ड असेट यानी कि स्थायी संपत्ति याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके मानकों पे आधारित है। पहले इसको लेखा मानक 6 में मानते थे आपको डेप्रिसिएशन को, अब लेखा मानक 10 में मानते हैं। और किस किस के लिए मानते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट। किस किस के लिए मानते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट। नेक्स्ट, अब आपके ये जो हास है इसके संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, उनको आपके 10-12 वन लाइनर है, उनको आपको याद करने हैं कि इसकी कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो पहली बात, टेंजिबल फिक्स्ड असेट यानी कि आपके जो मूर्त होती है, ठीक है, मूर्त स्थायी संपत्ति होती है, उनके लिए ये लागू होता है। किसके लिए लागू होती है? मूर्त स्थायी संपत्ति। ठीक है, इसके लिए मूर्त स्थायी संपत्ति, दृश्य स्थायी संपत्ति के लिए। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन। ठीक है, लैंड, आर्कियोलॉजिकल और कियोलॉजिकल असेट इनके लिए नहीं होती, ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। भूमि एवं पुरातत्व महत्व की जो वस्तु है उनके लिए हास शामिल नहीं करते। ठीक है, उनको हास में शामिल नहीं करते। ओन बुक वैल्यू, ये आपके पुस्तक मूल्य पर लगाया जाता है। सी, ये कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल सेकंड में लिखा हुआ है। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? शेड्यूल सेकंड में। नेक्स्ट आपके नोट इवोल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। नोट वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो स्थायी संपत्तियों के आपके वेरिफिकेशन यानी कि आपके जांचने की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नोट का मतलब नहीं है। संपत्ति की लागत को अनुमानित जीवन काल में बांटने की प्रक्रिया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? संपत्ति जो आपके असेट है उसकी लागत को अनुमानित जीवन काल में बांटने की क्रिया क्या कहते हैं? आपके डेप्रिसिएशन यानी कि हास। नोट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड असेट, तो जो आपके स्थायी संपत्ति है उसकी मरम्मत और रखरखाव को हास नहीं माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट मार्केट वैल्यू रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट, तो आपके जो स्थायी संपत्ति है उनके बाजार मूल्य में कमी को भी हास नहीं कहते, ये नोट का मतलब है नहीं कहते। ठीक है, नेक्स्ट है आपके यस एक्सपेंस, तो यह एक व्यय है, तो ये बात सही है। ठीक है, एक्सपेंस है, ये एक व्यय है। क्या है? व्यय यानी खर्च। रेवेन्यू एक्सपेंस है, यस। नॉन कैश एक्सपेंस है,
यस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लाभों पर प्रभार है, यस। एनहांस्ड लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी को बढ़ाती है, यस। ठीक है। तो आपको मैंने डेप्रिसिएशन की विशेषताएं बताई है कि भाई हाँ कैसी होती क्या नहीं होती, एक बार फिर कर लेते हैं। ये दृश्य स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए किया जाता है। इसको यूज भूमि एवं पुरातत्व महत्व की वस्तु के लिए नहीं किया जाता। पुस्तक मूल्य पर लगाया जाता है। कंपनी एक्ट की अनुसूची सेकंड में परिभाषित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। संपत्ति को जांचने की प्रक्रिया नहीं है। अनुमानित जीवन काल में बांटने की प्रक्रिया है। मरम्मत एवं रखरखाव, स्थायी संपत्ति के मरम्मत एवं रखरखाव को हास नहीं माना जाता। स्थायी संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी को हास नहीं माना जाता। हास एक व्यय है, हास एक आयगत व्यय है। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब कि आयगत व्यय है। ठीक है। हास एक गैर रोकड़ी व्यय है। हास लाभों पर प्रभार है। हास तरलता बढ़ाता है। ठीक है। और हास आपके एक कर कटौती जो टैक्स के संबंधित है वो भी होता है। ठीक है। अब आपके वेरी इंपॉर्टेंट एक बात है यहाँ पे, आप इसको याद कर लीजिए। नॉन डेप्रिसिएबल असेट एक ही होती है, क्या, भूमि। ठीक है। क्या होती है, लैंड यानी कि भूमि। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। क्यों पड़ रही है जरूरत। तो आपको ये 4 लाइन है, इनको आपको याद करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्यों है जरूरत, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। जिसको पता है वो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्यों जरूरत है, डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों है, नीड क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्ट। एक तो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट में आपके आता है फंडिंग करना। ठीक है। फंडिंग फॉर रिप्लेसमेंट, किसके लिए, कोई भी आपकी स्थायी संपत्ति है उसकी पुनर्स्थापना के लिए कोष की व्यवस्था करना। क्या, कोई भी आपकी स्थायी संपत्ति है उसकी पुनर्स्थापना के लिए आपके कोष की व्यवस्था करना। ठीक है। और मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपके सही लाभ हानि का निर्धारण करना। ठीक है। मैं एक बार इसका कलर ले लेता हूँ। सही लाभ हानि का निर्धारण करना, सही आर्थिक स्थिति का निर्धारण करना, सही उत्पादन लागत का निर्धारण करना, सही कर नियंत्रण करना, वैधानिक पालना, पुनर्स्थापना के लिए कोष की व्यवस्था करना। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वजह से आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने बात है फिक्स्ड असेट कौन कौन सी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड असेट कौन कौन सी होती है। ये आपके सामने में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होती है आपके स्थायी संपत्ति, इतने पर तरीके की जिन पर आपके किस पर तो कौन सा हाथ लगेगा, किस पर कौन सा नहीं लगेगा, वो आपको इसी में बताने वाला हूँ मैं। तो आप चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। तो आप बात करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड असेट की, किसकी बात करते हैं, फिक्स्ड असेट की। तो फिक्स्ड असेट आपके एक तो होती है टेंजिबल, एक होती है वास्टिंग असेट, एक होती है इंटेंजिबल। ठीक है। तीन तरह की होती है। अब टेंजिबल में आपके होता है एक तो डेप्रिसिएबल, एक होता है नॉन डेप्रिसिएबल। तो डेप्रिसिएबल में तो आपके आता है भवन फर्नीचर और मशीन, क्या आता है, भवन फर्नीचर और मशीन। और नॉन डेप्रिसिएबल में आपके एकमात्र आती है भूमि, मैंने आपको बताया। और जो टेंजिबल होती है ना उस पे लगने वाले जो हास होता है ना उसको बोलते हैं आपके डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि हास बोलते हैं। और जो वास्टिंग असेट होती है, कौन सी, वास्टिंग असेट। तो वास्टिंग असेट होती है आपके प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि खान खदान तेल कुएं। ठीक है। तो उन पे जो लगता है ना उसको बोलते हैं डिप्लेशन। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन, यानी कि रिक्तीकरण, हिंदी में बोले तो रिक्तीकरण। ठीक है। नेक्स्ट आपके है इंटेंजिबल। क्या है, इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल है, इसमें आते हैं आपके वैल्यूएबल राइट्स, जैसे गुडविल आता है, पेटेंट आते हैं, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, लाइसेंस। तो ये सब आते हैं आपके किसमें, वैल्यूएबल राइट यानी कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में। ठीक है। तो इन पे क्या होता है आपके, इन पे लगता है आपके अमोर्टिजाइजेशन। ठीक है। अमोर्टिजाइजेशन या रिटर्न ऑफ कह सकते हैं इनको, यानी कि परिशोधन या अमूर्तीकरण, या फिर आपके अपलेखन कह सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये तीनों को याद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है रीजन ऑफ आउटडेटेड ऑफ फिक्स्ड असेट। तो आपके जो कुछ फिक्स्ड असेट होती है, ठीक है, तो उनका क्या है ना, कभी कभी वो प्रचलन में नहीं रहती। ठीक है। तो प्रचलन में नहीं रहने के कारण क्या है, उसका एक तो प्राइमरी कारण होता है। प्राइमरी कारण क्या होता है, क्या तो न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट में, या इन्वेंशन आ जाते हैं, इस वजह से वो
आउटडेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? आउटडेटेड। ठीक है, मतलब प्रचलन में नहीं रहती है वो। और मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है इनका आपकी नवीन तकनीकी या प्रौद्योगिकी का जाना, उत्पादन विधियों में सुधार हो जाना, कानूनी बाधाएं या बाजार मांग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपके हो गई है तो आपके क्या हो जाएगी? कोई भी आपकी स्थायी संपत्ति है वो आउटडेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ह्रास की गणना करने वाले, ह्रास की गणना को प्रभावित करने वाले कारक। तो ह्रास से और आपके डेप्रिसिएशन है उसकी गणना करेंगे तो उसको प्रभावित करने वाले कारक है, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट कारक है, इनको आप याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक लागत, मूल लागत, क्रय लागत, अधिग्रहण लागत। मतलब कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है, उपयोगी जीवन एक क्या करता है? उपयोगी जीवन, उपयोगी जीवन में आपके आता है एस्टिमेट यूजफुल लाइफ। ठीक है, एक होती है अवशिष्ट या अवशेष या स्क्रैप या आवर्तन मूल्य, यानी कि सैल्वेज आपका जो वैल्यू होती है या स्क्रैप वैल्यू होती है या रेजिडुअल वैल्यू होती है, ये आपके मैंने आपको बता दी, ये तीन चीज आपके जो आप डेप्रिसिएशन के आप कैलकुलेशन करोगे उसको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये फटाफट रिवीजन के काम आएगा। जल्दी, बस 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट बाद में अपनी पूरी क्लास चलेगी जिसमें आपके एमसीक्यू होंगे, डेरिवेशन भी होंगे। ठीक है, और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अब यूजफुल लाइफ होता है, वो क्या होता है? यूजफुल लाइफ मतलब उपयोगी जीवन। उपयोगी जीवन होता है आपके या तो प्रतिशत में दिया होता है या फिर अदर फॉर्म में। तो अदर फॉर्म में दिया होगा तो आपके वर्षों में दिया होगा या प्रोडक्शन यूनिट में दिया होगा या मशीन वर्ष में दिया होगा, मतलब कितने घंटे मशीन चली, प्रोडक्शन कितना यूनिट किया, ईयर्स मतलब कितने टाइम के लिए। अगर प्रतिशत में दिया होगा तो ऐसे 5%, 10% या 20% के रूप में दिया होगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूजफुल लाइफ का भी अगर आप लेना चाहे तो ले लीजिए। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके इसी का, ये है आपके फॉर्मूला। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन ज्ञात करने का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको एक बार बिल्कुल याद कर लीजिए। कोस्ट, अगर आप वार्षिक आप ह्रास ज्ञात करने हैं तो कैसे करेंगे? कोस्ट ऑफ असेट, क्या? कोस्ट ऑफ असेट में से स्क्रैप वैल्यू, आपके पास संपत्ति है उसकी लागत में से अगर आप सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या आप रेजिडुअल वैल्यू घटाएंगे और उसमें आप यूजफुल टाइम, यूजफुल लाइफ का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगी? वार्षिक हास। क्या आएगी? वार्षिक हास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है फिर हास गणना करने की विधियां। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है तो उनकी विधियां कौन कौन सी होती है? पहली विधि है आपके सामने स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या? स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि स्थायी किस्त या विधि सरल, इधर स्थायी किस्त विधि या सरल रेखा विधि या सीधी रेखा विधि। तो ये किस पर होती है? आपके मूल लागत पर होती है। किस पर होती है? मूल लागत पर। प्रतिवर्ष ह्रास की गणना, ह्रास की राशि होती है वो समान रहती है। उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसका पुस्तक मूल्य भी शून्य हो जाता है। तो इसमें आपको स्ट्रेट लाइन में तीन बातें याद करनी है। मूल लागत पर प्रतिवर्ष ह्रास की राशि समान, उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसका पुस्तक मूल्य भी समान। ठीक है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपके क्या फॉर्मूला होता है? जो आपके डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं इसमें स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप क्या निकालते हैं? वह आपके ह्रास की दर। तो ह्रास की दर कैसे निकालेंगे? वार्षिक ह्रास बटा कुल लागत इंटू 100। तो वार्षिक ह्रास का मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला बताया कैसे, आपके कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सेल्वेज कॉस्ट अपॉन कुल उपयोगी जीवन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके, और जो आपके स्टेट लाइन है वो दीर्घकाल जीवन के लिए होती है। अगर जो दीर्घकाल जीवन में आपके क्या होता है? जोखिम कम होता है। जोखिम कम होता है तो मरम्मत की लागत भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सेकंड नंबर की है रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब आपके क्रमागत ह्रास विधि। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब कि आपके अपलिखित मूल्य विधि या घटते हुए शेष की विधि मूल्य या अपलेखन विधि, इसी को कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तीन नाम है इसके। तो ये आपके पुस्तक मूल्य पर होती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा ये स्वीकृत विधि है आपके रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
संपत्ति जैसे ओल्ड ओल्ड होती जाती है वो मरम्मत की लागत भी उसकी बढ़ती जाती है। प्रारंभ में ह्रास अधिक होता है, बाद में कम हो जाता है। उपयोगी जीवन की समाप्ति पर भी बुक वैल्यू जीरो नहीं होती, ध्यान रखना। और जीवन इसका अल्पकाल होता है। कैसे होता है? अल्पकाल। अल्पकाल होगा जीवन, इसका मतलब जोखिम, रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क बहुत ज़्यादा है तो मरम्मत के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये थी आपके कर्मागत। इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कर्मागत हास, क्या कहते हैं इसको, सेकंड वाले को कर्मागत हास विधि। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर की है आपके, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एन्युटी मेथड। क्या? एन्युटी मतलब कि वार्षिक, जो आपके एन्युटी मेथड होती है वर्ष के अकॉर्डिंग रहती है, तो इसको बोलते हैं वार्षिक वृद्धि विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? वार्षिक वृद्धि विधि। तो इसमें ये पूंजी निवेश होता है, उस पर ब्याज। ठीक है, ब्याज के अकॉर्डिंग ही ये ब्याज के तत्व को ध्यान में रखा जाता है, इसमें ध्यान रख लेना। और प्रतिवर्ष हास की राशि इसमें समान होती है, किसकी तरह? प्रतिवर्ष हास की राशि किसमें रहती है? सीधी रेखा में। दीर्घकालीन होती है। और ब्याज को क्या माना जाता है इसमें? अवसर लागत क्या माना जाता है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूंजी निवेश पर ब्याज, प्रतिवर्ष हास की राशि समान, दीर्घकालीन और ब्याज के अवसर लागत में। ठीक है, नेक्स्ट है चौथी है आपके लिए सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। क्या? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो इसमें क्या होता है? आपके प्रारंभ में हास अधिक होता है, बाद में कम होता जाता है, क्रमागत हास विधि की तरह। ठीक है, इसमें जो आपको ये उपयोगी जीवन लाइफ दिया हुआ है उसके डिजिट है, ईयर्स का डिजिट है, उनको सभी का योग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 5वें नंबर की क्लास है दोस्तों, जो इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित टॉप 80 एमसीक्यू करवाए गए हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये हमने बता ही दिया। प्रैक्टिस टेस्ट और फास्ट रिवीजन और सभी प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल के लिए आप 5G टेक सॉल्यूशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। आप फटाफट पहले क्वेश्चन को पढ़कर जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हास का संबंध है यानी कि डेप्रिसिएशन का संबंध किससे है? इनमें से बताइए किससे संबंध है डेप्रिसिएशन का? फटाफट बताइए। ख्याति हास का संबंध इनमें से किससे है? तो यह आपके है फिक्स्ड असेट। किससे है? फिक्स्ड असेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट मैंने आपको बताई, टेंजिबल, इंटेंजिबल और आपके वास्टेड असेट। ठीक है, फिक्स में आपके एक तो होती है, टेंजिबल में एक तो होती है आपके डेप्रिसिएबल, एक होती है नॉन डेप्रिसिएबल। नॉन डेप्रिसिएबल आपके लैंड होती है, और डेप्रिसिएबल आपके भवन, फर्नीचर और क्या आता है? मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से गैर नकदी व्यय है? तो मैंने आपको बताया हास क्या है, गैर नकदी व्यय क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि हास, ये एक व्यय होता है, ये आपके गैर नकदी व्यय होता है। ठीक है, क्या क्या बताया था मैंने आपको? गैर नकदी व्यय होता है ये आपके लाभों पर प्रभार होता है। ठीक है, ये आयगत व्यय होता है, ये तरलता को बढ़ाता है, कर कटौती योग्य व्यय भी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास की प्रक्रिया है, तो हास की प्रक्रिया कैसी है बताइए? संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन में बांटने की। ठीक है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया संपत्ति की जो लागत है उसको उपयोगी जीवन काल में बांटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, अप्रचलित का आश्चर्य मूल्य में कमी है। तो अप्रचलित मतलब कि आउटडेटेड। तो आउटडेटेड होने का क्या कारण था मैन? तो मैंने आपको बताया कि उस व्यापार में या तो टेक्नोलॉजी आ जाना या उसमें आविष्कार हो जाना नए नए। ठीक है, इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी आ जाना ही आपके क्या कहलाएगा? आपके आउटडेट में कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनको पढ़कर आप फटाफट जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा सही होगा? एक आसमान संपत्ति का अपचलन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जो आपके एक आसमान संपत्ति है, ठीक है, डेप्रिसिएबल आपके एसेट है, तो उसका आउटडेटेड हो जाना किस पे निर्भर करेगा? तो इनमें से आपको ऑप्शन में सबसे में बताना है किस किस पे करेगा। प्रौद्योगिकी परिवर्तन पर करेगा, उत्पादन विधि में सुधार हो जाएगा तो कर जाएगा, उत्पाद में सेवा उत्पादन के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन हो जाए तो कर जाएगा, वैधानिक में अन्य बाधाएं हो तो कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप पढ़कर फटाफट जवाब दीजिए।
हाश लगने के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव बताइए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? मैंने आपको बताया कर के बोध को नियंत्रण करना, ठीक है, टैक्स को कंट्रोल करना, स्थायी संपत्ति के प्रतिस्थापित करने के लिए निधि की व्यवस्था करना, ये तो प्राइमरी भी था, ठीक है। आर्थिक चिट्ठे में सही वित्तीय स्थिति दिखाना, ये भी सही था, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट करने हैं, अगर धीरे धीरे करवाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक उपक्रम द्वारा किसी संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होने की आशा वाली समतुल्य इकाइयों के उत्पादन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइए फटाफट, क्या कहा जाता है इनको? उपयोगी जीवन क्या कहा जाता है? यूजफुल लाइफ, ठीक है। यूजफुल लाइफ आपके प्रतिशत में हो सकता है, या वर्षों, या उत्पादन इकाई, या मशीन के घंटों में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाश की स्थिति से लगाया जाता है, तो हाश की स्थिति से लगाया जाता है जिस दिन से संपत्ति प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। तो रेडी टू अप टू यूज, ठीक है, मैंने आपको बताया, उसी लाइन से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के कबाड़ मूल्य का आशय है, तो स्क्रैप वैल्यू का उस राशि से है जो उसके उपयोगी जीवन के पर विक्रय से प्राप्त की जा सकती है। तो यह उपयोगी जीवन के अंत में, अंत मतलब जब वो कबाड़ी में बची हो, स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ी में जब देते हैं ना, जो वो उस वक्त की मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक संपत्ति का उपयोगी जीवन परिभाषित किया जा सकता है, तो उपयोगी जीवन को किस प्रकार परिभाषित करेंगे आप बताइए? जिस अवधि में हासिल संपत्ति का उपयोग होना अपेक्षित है, सही है। संपत्ति को उपयोग करके प्राप्त होने वाली एक जैसी इकाइयों की संख्या बनाना, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रोक्स ए एवं बी दोनों सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है। हासिल संपत्ति का उपयोग होना अपेक्षित, या उपयोग करके प्राप्त होने वाली एक जैसी इकाइयों का संख्या से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गैर रोकड़ व्यय है, तो ये मैंने आपको बताया क्या है? हास, हास है आपके, ठीक है। ख्याति का अपलेखन है, प्रारंभिक व्यय का अपलेखन, ठीक है। तो ये सब आपके केस में आ जाएंगे, नॉन रोकड़, नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। क्या आ जाएंगे? नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो हास भी होता है आपके प्रारंभिक व्यय का अपलेखन भी होता है, और ख्यातियों का अपलेखन भी होता है इसमें, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वे संयंत्र तथा उपकरण की प्राप्ति लागत में शामिल नहीं किए जाते? तो संयंत्र तथा उपकरण की प्राप्ति लागत में कौन से शामिल नहीं किए जाएंगे? बताइए कौन से नहीं किए जाएंगे? संयंत्र तथा मशीनरी के प्रयोग में आने के बाद की अवधि के उपरांत लगी वित्तीय प्रबंधन लागतें, तो जब उसको उपयोग ले लिया गया उसके बाद में कोई लागतें आएगी, वो आपके लागत में शामिल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से किए जाते हैं? जो रेडी टू पुट टू यूज, यूज टू के पहले होते हैं ना, वो सब आपके कॉस्ट लागत में किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति की प्राप्ति लागत का वह भाग जो भी आरोपित किया जाता है वह कहलाता है। जब संपत्ति को प्राप्त करते हैं उसका लागत का भाग जो आरोपित किया जाता है उसको क्या कहते हैं आपके? बताइए क्या कहते हैं उसको? अपलिखित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपलिखित मूल्य। क्या कहते हैं? अपलिखित मूल्य, मतलब कि जो आपके अधिग्रहण लागत है, कौन सी लागत है? अधिग्रहण लागत है, उसमें से आपकी संचित लागत, संचित मूल्य है, संचित मूल्य को अगर आप घटाएंगे तो आपके क्या आएगा? अपलिखित मूल्य आएगा। क्या आएगा? अपलिखित मूल्य। अधिग्रहण लागत में से संचित लागत को घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? अपलिखित मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रास उत्पन्न होने के कारण क्या है? जो आपके डेप्रिसिएशन है उसके उत्पन्न होने के कारण क्या है? बताइए फटाफट, क्या कारण है? संपत्ति में अगर भौतिक टूट फूट हो जाती है तो उसमें भी आपके डेप्रिसिएशन हो जाता है। किस किस पे होता है? या तो उसका समय बीत जाना, क्या होना ना, समय बीत जाना, या उसमें घिसावट हो जाना, क्या? घिसावट, या उसमें दुर्घटना हो जाना, ठीक है। संपत्ति के साथ दुर्घटना हो जाना, या कोई नई तकनीक आ जाना, या कानूनी बाधा आ जाना, या उत्पादन विधि में सुधार हो जाना, तो इन सभी के लिए आपके क्या आ जाएगी? आस्का उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, और आप इसको पढ़कर जवाब दीजिए कि क्या आएगा इसमें। मेसर्स ई लिमिटेड के संबंध में निम्न आंकड़ों पर विचार करें जिन्होंने एक सिनेमा घर का निर्माण किया है। तो विवरण दे रखा है, पुराना फर्नीचर की लागत है 90,000, फर्नीचर की मरम्मत की लागत 10,000, पुराने फर्नीचर के लगाने के लिए कर्मचारियों को दी गई मजदूरी 2,000, अग्नि बीमा प्रीमियम प्रीमियम 1,000 रुपये। तो फर्नीचर खाते में कितनी राशि डेबिट की जाएगी? बताइए फर्नीचर खाते में कितनी की जाएगी? तो
फर्नीचर फर्नीचर का अमाउंट क्या जाएगा, फर्नीचर का कितना है 90,000, 10,000 और आपके 2,000, तो कितना हो जाएगा 90 10 1 लाख, 1,02,000 ठीक है, कितना हो जाएगा 1,02,000, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और पढ़कर आप जवाब दीजिए। परिशोधन क्या, परिशोधन, अभी इस परिशोधन का आपको मतलब आना चाहिए इंग्लिश में, जब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा। परिशोधन का मतलब होता है यहाँ पे आपके रिटर्न ऑफ कह सकते हैं या अमोर्टाइजेशन क्या कह सकते हैं, अमोर्टाइजेशन ठीक है, या फिर रिटर्न ऑफ क्या कहेंगे, रिटर्न ऑफ। तो ये आपके किसके लिए आते हैं, ये आते हैं आपके अमूर्त स्थाइयों के लिए, किसके लिए आता है, अमूर्त स्थायी संपत्तियों के लिए। तो अमूर्त स्थायी संपत्तियों के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करप्ट, करेक्शन करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आपके मूर्त स्थायी संपत्तियों के लिए क्या आएगा डेप्रिसिएशन, अमूर्त स्थायी परिसंपत्तियों के लिए क्या आएगा आपके, ये आएगा अमोर्टाइजेशन यानी कि रिटर्न ऑफ। ठीक है, और आपके चालू जो परिसंपत्तियां हैं जैसे वास्टिंग असेट है उनके लिए क्या आएगा आपके डिप्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तकरण शब्द का प्रयोग यानी कि रिक्तकरण को क्या बोलेंगे आप डिप्लेशन, क्या बोलेंगे डिप्लेशन। तो डिप्लेशन किसके लिए आएगा आपके वास्टिंग असेट यानी कि नाशवान संपत्ति, किसके लिए आएगा वास्टिंग असेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हास की पुनर्मूल्यांकन पद्धति का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग किसमें किया जाता है, खुले पुर्जों में, किसमें किया जाता है खुले पुर्जों के लिए। खुले पुर्जे का मतलब, खुले पुर्जे का मतलब क्या हुआ, जो लूज टूल्स होती है ना उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खदानों के लिए किस आस्की किस पद्धति को सुझाया जाता है। तो कोयला खदानों के लिए किस पद्धति को किया जाता है आपके, बताइए किसको किया जाता है, रिक्तीकरण किसको किया जाता है डिप्लेशन, डिप्लेशन क्योंकि खान, खान और आपके खदान ठीक है और तेल कुएं इन सब के लिए आपके कौन सा होता है डिप्लेशन। ठीक है, कौन सा होता है डिप्लेशन, डिप्लेशन यानी कि रिक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट्स या कॉपीराइट या ख्याति के लिए मूल्य में आने वाली कमी का लेखा करने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको परिशोधन, क्या कहते हैं परिशोधन यानी कि रिटर्न ऑफ कहते हैं, क्या कहते हैं, या तो रिटर्न ऑफ कह दो या फिर आप उसको अमोर्टाइजेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास की रिक्तीकरण विधि संपत्तियों में लगाई जाती है। तो रिक्तीकरण विधि किस संपत्तियों में लगाई जाती है, तो आपके प्राकृतिक संसाधनों में यानी कि आपके खान खदान ठीक है, खान खदान या तेल कुओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षय शब्द का उपयोग किया जाता है। अवक्षय शब्द का किसमें प्रयोग किया जाता है, अवक्षय का मतलब यहाँ बात हो रहा है आपके डिप्लेशन, किसका हो रहा है डिप्लेशन। तो डिप्लेशन किसमें किया जाएगा आपके खान खदानों में। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि में संपत्ति के उपयोग आर्थिक जीवन के दौरान संपत्ति की लागत को समान अनुपात में अपलिखित किया जाता है। तो किसमें किया जाता है सरल रेखा विधि में, किसमें किया जाता है सरल रेखा विधि में आपके मूल लागत पर किया जाता है। प्रति वर्ष ह्रास की दर समान रहती है। उपयोगी जीवन अगर जीरो हो जाता है तो आपके पुस्तक मूल्य भी जीरो हो जाता है। ठीक है, दीर्घकाल के लिए होता है ये आपके, क्योंकि दीर्घकाल के लिए जोखिम कम होता है तो मरम्मत भी कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपलिखित बताता, अपलिखितीकरण बताता है तो को बट्टे खाते में डालना। तो अपलिखितीकरण क्या बताएगा बताइए, अमूर्त संपत्तियों के लिए बताता है, किसके लिए बताता है अमूर्त संपत्ति यानी कि आपके पेटेंट हो गया ठीक है, लाइसेंस हो गया, हॉलमार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया। तो इन सब के लिए आपके क्या होता है रिटर्न ऑफ कह सकते हैं इसको आप, या फिर आप अमोर्टाइजेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी संपत्तियों पर हास। तो स्थायी संपत्तियों पर हास व्यय का उदाहरण है, कौन से व्यय का उदाहरण है स्थायी संपत्ति पर, तो स्थायी संपत्ति पर जो हास है वो आपके आयगत व्यय का उदाहरण है। कौन से, तो मैंने कहा था आपको हास को क्या कह सकते हैं आप आयगत व्यय, क्या कह सकते हैं आयगत व्यय, व्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन आपके नॉन कैश कैश नॉन कैश एक्सपेंस भी कह सकते हैं, लाभों पर प्रभार भी कह सकते हैं, तरलता बढ़ाने वाले भी कह सकते हैं, कर कटौती व्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको मूल्य दे रखा है 1,26,000 रुपये, अवशिष्ट मूल्य 6,000 रुपये, तो उपयोगी जीवन 6,000। तो SLM के अंतर्गत वार्षिक आय, वार्षिक आय मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है, उसमें से अवशिष्ट मूल्य घटाएंगे और उपयोगी जीवन का भाग देंगे। तो 1,26 है माइनस 6,000 है, इसमें से 6 का भाग देंगे तो 1,26 में से 6 गए तो 1,20, 1,20 में अगर आप 6 का भाग देंगे, 1,20 कितनी, 1,20 1,20,000। अगर इसमें आप 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना जाएगा 20,000, कितना जाएगा 20,000, ठीक है। तो आंसर आपका अब वार्षिक आय कितना हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए क्या आएगा। अशोक ने 1/1/2005 को एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी। प्रतिस्थापना व 10,000 रुपये थे। 5 वर्ष पश्चात अवशिष्ट मूल्य 5,000 है। 1/7/2005 को मरम्मत पर व 2,000 रुपये हुए। तो हास की सीधी रेखा विधि द्वारा कितना लगाया जाता है। तो सीधी लगाया जाता है तो हास कितना लगाया जाएगा, ये है सीधी रेखा विधि द्वारा हास पूछ रहा है कितना, हास। तो वार्षिक हास निकालना आपको, तो सीधी रेखा विधि से निकालेंगे तो डिप्रेशन क्या होगा, आपके जो मशीन की कॉस्ट है वो लेना है, ठीक है, और जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है वो लेना है, उसमें से आपके जो रियल वैल्यू है आपको उसको घटा देना है, रेजिडुअल वैल्यू है उसको घटा देना है, ठीक है, अवशिष्ट मूल्य को घटा देना है, ठीक है, और फिर आपके यूजफुल लाइफ को भाग देना है, ठीक है। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है आपकी, बताइए मशीन की कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। उसमें आपको जो आप ये रिप्लेसमेंट कर रहे हो इसको प्रतिस्थापना व्यय इसको जोड़ दीजिए तो 1,30,000। रेजिडुअल व्यय कितना है आपका 5,000। तो 1,30,000 में से 5 घटाएंगे तो 1,25, कितने बचेंगे 1,25, ठीक है। अब इसमें आपके यूजफुल लाइफ कितनी है 5, तो 5 का भाग देंगे 1,25 में तो कितना जाएगा 25,000, कितना जाएगा 1,25, 1,25,000 में अगर आप 5 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन का क्रय मूल्य कितना है 50,000। चालू योग्य लाने का खर्चा 2,000 रुपये, ठीक है। मशीन चालू करने पर मजदूरी 4,000 रुपये, 10 साल के जीवन के बाद अवशिष्ट मूल्य 6,000 रुपये, तो मरम्मत 6,000 रुपये, खरीद के 6 महीने बाद हास की गणना करें। वही आपको हास की गणना कर ली है, तो पहले आपको गिनना है कि ये पेमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, कितना, पहले पेमेंट कितना हो रहा है, आपके कुल लागत पता करना है, ठीक है। पहले कुल लागत पता करनी है कि लागत कितनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके सब चीज़ अलग अलग हो रहे हैं। तो 50,000 तो आपके क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। 2,000 रुपये आपके लाने का खर्चा हो गया तो कितना हो गया 52,000, ठीक है। फिर 4,000 रुपये चालू करने की मजदूरी होगी, तो 52 और 4 आपके कितने हो गए 56,000। तो कॉस्ट कितनी होगी आपकी 56,000 मशीन की कॉस्ट होगी, ठीक है। ये आपके कॉस्ट पड़ जाएगी 56,000। अब मूल्य हासगात करेंगे तो आपके क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे, क्या कराएंगे, टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे और यूजफुल लाइफ का भाग देंगे। अब 56,000 में से आपके कितने घटाएंगे स्क्रैप वैल्यू 6,000, ठीक है, 6,000 में और फिर 6 महीने की बात, खरीद के 6 महीने की बात हो रही है तो 6 का भाग देंगे, तो 56 में से 6 गए तो 50, और फिर 50 में अगर आप 10 साल का, सॉरी 10 साल की बात हो रही है तो 10 का भाग देंगे, कितने का 10 का, तो 50 में 10 का भाग देंगे तो कितना जाएगा आपके 5,000 रुपये, कितना जाएगा 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी रेखा विधि के अंतर्गत हास की गणना की जाती है, तो किस पर की जाती है, मूल लागत पर, मैंने बताई आपको आभार पे, कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप इसको पढ़कर आपको फटाफट जवाब देना है कि इसमें क्या आएगा, पढ़ लीजिए और जवाब दीजिए। एक भवन के 4 तलों में से भूमितल को व्यापारिक माल में हेतु भंडार गृह के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय तल को कार्यालय के लिए और आपके तृतीय तल को रिहायशी हेतु। तो भवन का कुल 80,000 है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड को आपके 4 भवनों की बात हो रही है तो 4 के लिए 20-20 हज़ार रुपये आएंगे, कितने आएंगे 20-20 हज़ार। तो व्यवसाय की पुस्तकों में प्रदर्शित की जाने वाली भवना, तो व्यवसाय बिजनेस के लिए आपके कौन कौन से हो जाएंगे, प्रथम तल हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, और आपके तृतीय तल रिहायशी के लिए होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्रथम द्वितीय तल कार्यालय, तृतीय तल रिहायशी और फर्स्ट
भूमितल को आपके भंडार गृह में ले रहे हैं तो जीरो ग्राउंड फ्लोर भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तल होंगे तो 20 × 3 कर लो आप कितने, वही आपकी होगी, तो ये हो जाएगी आपके 60,000 रुपये। कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपये आपके प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आज की स्थिर किस्त विधि यानी कि आपके सीधी रेखा विधि के अंतर्गत प्रकल्पना होती है कि इसके उपयोगी जीवन के विभिन्न वर्षों में संपत्ति का होता है। तो क्या होता है संपत्ति का? समान उपयोग होता है। क्या होता है? सीधी रेखा विधि के अकॉर्डिंग संपत्ति का समान उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष ह्रास आपके समान रहता है, उपयोगी का जीवन अगर जीरो हो जाता है तो पुस्तक मूल्य भी आपके जीरो हो जाता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी ने 5,000 रुपये में संयंत्र क्रय विक्रय किया। संयंत्र का उपयोगी जीवन 10 वर्ष है, आवर्तन मूल्य 500 रुपये। तो प्रबंध सीधी रेखा विधि से ह्रास को लगाना चाहता है तो ह्रास की दर ज्ञात करनी है। तो पहले आपको एसएलएम से आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? वार्षिक ह्रास। वार्षिक ह्रास ज्ञात करने के लिए मशीन कॉस्ट प्लस आपके रिप्लेसमेंट से इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू घटाएंगे और यूजफुल लाइफ का भाग देंगे, ठीक है। फिर आप डेप्रिसिएशन रेट निकालेंगे, एसएलएम में जो आई है उसका कॉस्ट ऑफ असेट से इंटू 100 करेंगे, ठीक है। अब आपके 5,000 तो क्या है आपके, ये मैं निकाल देता हूँ 5,000, ठीक है। 5,000 में से आपके 500 घटाएंगे स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, और उसमें 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4500, और 10 का भाग देंगे तो 450। कितना हो जाएगा? एसएलएम वार्षिक ह्रास कितनी हो जाएगी? 450, ठीक है। अब 450 है उसको आप किस पे निकालोगे? 5,000 पे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पे और इंटू 100। ये आपके आ जाएगी ह्रास की दर, ठीक है। ये और 9%, कितनी हो जाएगी? 9%, ठीक है। 5×9 = 45। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन प्रति वर्ष 2,000 से हासिल की गई। ह्रास की गणना में किसी विधि को प्रयोग किया गया। तो प्रति वर्ष आपके 2,000 रुपये से ह्रास किया गया है, ठीक है। कितने से? 2,000 से। तो क्या हो जाएगा? सरल रेखा विधि, हर वर्ष 2,000, तो प्रति वर्ष क्या है? ये आपके समान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2008 को ट्रेवल्स लिमिटेड ने 4 मेटाडोर 1,20,000 रुपये प्रति लागत से खरीदी। कंपनी को आशा थी कि 10 वर्ष तक गाड़ियों के लागत मूल्य का 25% स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा और गाड़ियां 31 मार्च 2011 तक स्थायी किस्त विधि के अंतर्गत हासिल की जाती थी। तो ह्रास की दर ज्ञात करनी है। वही पहले आपको एसएलएम ज्ञात करना है। एसएलएम से वार्षिक ह्रास कैसे निकालेंगे? 1,20,000 की कोई गाड़ी है, माइनस उसमें से 25% करेंगे तो 25% कितना होगा? 1,20,000 का 30,000, कितना होगा? 30,000। 1,20,000 में से 30,000 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके? 90,000, ठीक है। अब आपके 90,000 है, 90,000 में आप अगर 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9,000। कितना आ जाएगा? 9,000। तो ये तो आ गया आपके वार्षिक ह्रास। कितना आ गया? 9,000 वार्षिक ह्रास। अब ह्रास की दर ज्ञात करनी है तो आपको 9,000 पे एक 9,000 का कितने पे निकालोगे? 1,20,000 पे गुणा 100। तो दो जीरो से दो जीरो, फिर दो जीरो से दो जीरो, 90 में 12 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 12,784। तो ये आएगा 7.5%। कितना आएगा? 7.5%, ठीक है। इसमें दो ही फॉर्मूले वर्क कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिए शॉर्ट नोट्स में, आप देख लीजिएगा। भारतीय कर अधिनियम के अनुसार मूल्य ह्रास की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो भारतीय कर अधिनियम ने किसको स्वीकृत किया? आपके क्रमागत शेष को, यानी कि घटती हुई शेष विधि को। किसको? घटती हुई शेष विधि या अपलिखित विधि या आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसको आपके क्या मानिए? आपके भारतीय कर अधिनियम 1961 ने इसको स्वीकृत विधि मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्रास की कौन सी विधि उपयुक्त होगी जब मशीन के पुराने होने से उस समय मरम्मत और सुधार के खर्चे बढ़ जाए? जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो किस में आती है आपके ये? किस में आती है बताइए कमेंट बॉक्स में। कर्मागत में। किस में आती है? कर्मागत ह्रास विधि में। किस में आती है? कर्मागत ह्रास विधि में। क्या क्या होता है इसमें?
जैसे जैसे संपत्ति पुरानी होती जाती है उसकी मरम्मत लागत बढ़ती जाती है। ह्रास की राशि एक समान होती है, किसमें? सीधी रेखा विधि में। और ह्रास की दर समान होती है क्रमागत ह्रास विधि में, ठीक है। और आपके ये क्रमागत ह्रास विधि है पुस्तक मूल्य पर होती है, ठीक है। जीवन अल्पकाल का होता है, तो इसमें जोखिम आई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और पढ़कर आप जवाब दीजिए क्या आंसर आएगा इसका। इस विधि के अंतर्गत हेतु ह्रास हेतु वार्षिक भार वर्ष दर वर्ष घटता जाता है। तो घटता जाता है तो किसमें घटता है? आपके क्रमागत ह्रास में। किसमें घटता है? क्रमागत ह्रास या मूल्य अपलेखन विधि में, तो यही हो जाएगा। जिसके बाद वर्षों का भार एवं लाभ पूर्व वर्षों के द्वारा विभाजित होता है। इस विधि के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य कभी पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। इस विधि का अन्य लाभ यह है कि जब ह्रास उच्च होता है तो मरम्मत व्यय नगण्य होते हैं। ह्रास का कुल प्रभार समान होता है। जैसे जैसे मरम्मत व्यय बढ़ते हैं तो ह्रास का भार न्यूनतम व न्यूनतर होता जाता है। तो ये क्रमागत ह्रास विधि है। कौन सी है? आपके क्रमागत ह्रास, ठीक है। तो क्रमागत ह्रास से आपके किस में आएगी? मूल्य अपलेखन विधि, यानी कि बैलेंस डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ह्रासमान शेष विधि के अंतर्गत ह्रास क्या होता है? प्रति वर्ष घटता है। क्या होता है? प्रति वर्ष आपके ह्रास घट जाएगा, ठीक है। शुरू में उच्च रहता है, बाद में कम होता जाता है। वैसे रेट तो समान रहती है हर साल, रेट समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोटर कार जिसकी 11,600 रुपये के संग्रहित संचय सहित लगभग 58,000 रुपये पर घटते शेष पर 20% वर्ष से हास होगा, कितना होगा? अब घटता शेष किसे निकालेंगे? 58,000 रुपये आपके संचय सहित लागत है, तो 58,000 में से आपके 11,600 रुपये आपकी क्या है? संग्रह की हास है उसकी। तो 58,000 में से 11,600 आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा? 46,000। 46,000 कितना आएगा? 400। कितना आ जाएगा? 46,400 आ जाएगा, ठीक है। अब 46,400 है ना, इसका आपके क्या दे रखा है? घटते शेष पर 20%, तो ये घटा हुआ है तो इस पर 20%। 46,400 का 20% निकालेंगे अब, तो कितना हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। 4 दूने 8, 6 दूने 12, 4 दूने 8 1 9, तो 9,280 कितना आ जाएगा? 9,280। इसका 20% निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्नीचर का मूल लागत 80,000 रुपये तय किया जाता है। प्रत्येक वर्ष संपत्ति ह्रासमान शेष पर 10% अपलेखन करने का निर्णय लिया जाता है। तो चौथे वर्ष के अंत में फर्नीचर खाते का शेष क्या होगा? 10% प्रति वर्ष आपके ह्रासमान हो रहा है, ठीक है। तो आपको चौथे वर्ष के अंत में फर्नीचर का शेष क्या होगा? तो आपको पता है कि पहले शुरू के ईयर में कितनी? 80,000 पर ईयर आपके 10% घट रही है, तो 9 से 10, ठीक है। ऐसे कर दीजिए, 9 से 10, ठीक है। फिर 9 से 10, ये 3 साल का हो गया। चौथे साल के करना है तो 9 से 10। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद में जो आएगा 4 से, ये लो 4, 9 9 से 9 81, 81 इंटू 81 करेंगे तो कितना जाएगा? 6561। क्या जाएगा? 6561। इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, तो ये आपके पहला ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएगा, 52,488, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आप पढ़कर जवाब दीजिए फटाफट क्या आएगा। एक संपत्ति के उपयोगी जीवन 4 वर्ष है। यदि हासिल शेष विधि के अनुसार हासिल होती है तो उसका पुस्तक मूल्य 4 वर्ष के बाद मूल लागत का 24% रह जाएगा। तो 4 वर्ष बाद 24% रह जाएगा मूल लागत का, ठीक है। तो मूल लागत का 4% कैसे रहेगा? फटाफट बताइए कैसे रहेगा। पहले आप पहले आपके 4 वर्ष के बाद मूल लागत का 24% रहना है। एक संपत्ति का जीवन 4 वर्ष है, टोटल 4 वर्ष है, और हासिल शेष विधि के अनुसार की बात हो रही है। क्रमागत घटता जाएगा, ठीक है। जो घट के आएगा उस पे घटता जाएगा, लास्ट में जाके कितना हो जाएगा? आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट कैलकुलेशन करके। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन 41। वैसे इसका आंसर आएगा 30%, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। घटती हुई संतुलन विधि मूल्यह्रास है। तो घटती हुई संतुलन विधि में क्या होता है? हर साल मूल्यह्रास क्या होता है? आपके घट जाता है, तो इसी को आपके क्या कहते हैं? क्रमागत ह्रास राशि, ठीक है। और इस पे जो ह्रास राशि होती है वो आपके
घटती जाती है लेकिन दर तो समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयंत्र मशीनरी पर हास जिसकी लागत 80,000 रुपये है तथा संचित हास 12,000 है तो अप्लिखित मूल्य पर 30% वार्षिक होगा। तो वही 80,000 में से आपके 12,000 घटाएंगे तो आपके कितना जाएगा 68,000, कितना जाएगा 68,000, उस पर आपके 30% निकालना है। 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके 24,000, 20,400, कितना आ जाएगा 20,400। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि हास की एक ऐसी विधि है जिसमें पूंजी निवेश पर ब्याज, तो पूंजी निवेश पर ब्याज मैंने कौन सी बताया आपको, एन्युटी यानी कि वार्षिक एन्युटी मेथड। ठीक है, क्या एन्युटी मेथड यानी कि वार्षिक मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक विधि के अंतर्गत ब्याज की गणना की जाती है, तो ब्याज की गणना वार्षिक विधि में किस पर की जाती है, अपलिखित मूल्य पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अपलिखित मूल्य पर वार्षिक आपके ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक विधि के अंतर्गत हास की राशि क्या होती है, तो हास की राशि क्या होती है आपके सभी सालों के लिए स्थिर रहती है। क्या रहती है आपके वार्षिक विधि में सभी सालों के लिए वार्षिक स्तर हास की राशि स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक विधि के अंतर्गत संपत्ति खाता से डेबिट क्यों होगा, तो वार्षिक विधि के अंतर्गत जो आपका असेट अकाउंट है वो किस चीज से डेबिट होगा, तो वो आपके वार्षिक विधि में ब्याज से होगा। ठीक है, किससे होगा, ब्याज से, इंटरेस्ट ऑन आपके अपलिखित मूल्य पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़कर जवाब दीजिए। वार्षिक विधि किस प्रकार की संपत्ति पर लगाई जाती है, तो जो वार्षिक विधि है आपके किस पर लगाई जाती है, पट्टे पर लगाई जाती है, यानी कि दीर्घकालीन पट्टे पर लगाई जाती है। ब्याज को अवसर लागत माना जाता है, इसमें क्या माना जाता है, ब्याज को अवसर लागत, क्या माना जाता है, अवसर लागत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी गई, स्थापना व्यय 10,000 रुपये, सरल रेखा विधि से 10% की दर से हाथ लगाने का प्रावधान है। 5 वर्ष बाद मशीन 60,000 रुपये में बेच दी गई, तो मशीन विक्रय पर लाभ हानि की गणना, तो ये आपका क्या ज्ञात करना है, लाभ हानि की गणना करनी है, किसकी, लाभ हानि की। अब आपके 1,000 रुपये की मशीन खरीदी गई, ठीक है, फिर स्थापना व्यय में 10,000, तो 1,10,000 रुपये की कॉस्ट हो गई। ठीक है। फिर वो कराएगी 10% की दर से हाथ लगाने का प्रावधान है, तो 1,10,000 पे 10% का अगर आप करोगे हास तो कितना हो जाएगा 11,000 रुपये। ठीक है। 5 वर्ष बाद मशीन 60,000 रुपये में बेची गई, तो 11,000 रुपये पर साल का हो गया, तो 5 साल का कितना होगा 11,000 के हिसाब से 55,000 रुपये। मतलब उसके आपके आज के बाद में आपके पास कितना पेमेंट आज कितना हो जाएगा उसका 55,000 का। ठीक है। वैसे उसको 60,000 रुपये में बेची, तो 60,000 रुपये का माल आपके, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लाख की मशीन खरीदी गई और 10,000 में वे किए गए, तो कितने होगी आपके 1,10,000। ठीक है। उस पर 10% का आपके क्या लगाया, हाश दर, इसका मतलब वो कितना हो गया आपके 11,000 रुपये। 11,000 रुपये 1 साल का, लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा आपके 55,000 रुपये। ठीक है। तो आपके ये क्या बचेगी, आपके फाइनल प्राइस बचेगी 55,000 रुपये। क्यों बचेगी, 1,10,000 में से 55,000 घटाओगे तो कितने बचेंगे 55,000 रुपये। ठीक है। फिर उसने फिर भी उसको 60,000 में बेच दी, इसका मतलब 60,000 में से उसने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, फिर भी क्या कर लिया 5,000 का प्रॉफिट, क्योंकि 60,000 में से 55,000 घटा दो ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल लागत 1 लाख, पुस्तक मूल्य 40,000, विक्रय मूल्य 90,000, तो लाभ क्या होगा बताइए, बताइए फटाफट क्या होगा। मूल लागत कितनी है 1 लाख रुपए, पुस्तक मूल्य कितना है उसका 40,000। ठीक है। तो आपके विक्रय पर लाभ कितना होगा, विक्रय पे लाभ किस पे निकालेंगे 40,000, 40,000 रुपये से बेचा, वैसे 40,000 उसकी पुस्तक मूल्य है और विक्रय 90,000 का है, तो कितना हो गया 50,000 का लाभ। ठीक है। पुस्तक मूल्य पे निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का क्रय 1 जनवरी 2002 को 5 लाख की लागत पर किया गया, जीवन काल 10 वर्ष, मूल्य हाथ सीधी रेखा पद्धति पर, यदि मशीन को 31/12/2008 यानी कि 6 साल के लिए, ठीक है,
50,000 रुपये में विक्रय कर दिया गया तो लाभ कितना होगा बताइए। 5 लाख की लागत है, तो 5 लाख की लागत के लिए आपके 5 लाख है, ठीक है, कितने 5 लाख, 5 लाख में 10 साल के लिए हिसाब से कितने हो जाएंगे, एक साल का कितना हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा 50,000 आसमान। तो वो कह रहा है कि 2002 से 2008 कितने साल हो जाएंगे, 1 2002 से 31 12 2008, तो 2002 का पूरा और 3 4 5 6 7 यानी कि 8 7 साल, 7 से गुणा करेंगे तो इसको हो जाएगा ये आपके 3,50,000, कितना हो जाएगा, कितना होगा 3,50,000, ठीक है। अब 5 लाख में से आप 3,50,000 घटाओ तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगी 7 साल बाद। तो कितनी वैल्यू बचेगी आपकी, 5 लाख में से 3.5 लाख घटाएंगे तो 1.5 लाख, कितनी बचेगी 1.5 लाख, ठीक है। अब 1.5 लाख ये बचा आपकी वैल्यू है, जबकि आपने उसको 50,000 रुपये में बेच दी, तो आपको हानि कितने की होगी, आज 1 लाख रुपए की हानि होगी, ठीक है। वैसे 1.5 लाख से ऊपर या इससे में बेचनी चाहिए थी, लेकिन 50,000 रुपये में बेच दी तो इसका मतलब आपको 1 लाख रुपए की हानि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवहन कंपनी 1 जनवरी 2009 को 2 लाख रुपए में ट्रक खरीदती है। अपलिखित मूल्य विधि के अनुसार प्रति वर्ष 20% आस काटती है। ट्रक को 1 जुलाई 2010 को 1,60,000 रुपए में बेच दिया तो ट्रक के विक्रय पर लाभ या हानि। तो वही है अभी ऊपर जो क्वेश्चन क्या ऐसा कि ऐसा ही है, ठीक है। बस इसमें 1 जनवरी 2009 को और फिर लास्ट में है 1 जुलाई 2010 को, तो लास्ट का साल आप आधा आस लेंगे, बस ये ध्यान रखना। पहले आप 2009 से लास्ट के साल का कितना लोगे, आधा। तो अब 2 लाख है, 2 लाख पर आपको 20% आस काटना है, तो 2 लाख पर 20% कितना होगा, 2 लाख इसका 20% कितना हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। 40,000 हो गया। अब 2009 के लिए पूरे 2009 के लिए कितना होगा, 2 लाख में से 40,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट फाइनल आपका 1,60,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 1,60,000 को क्रमागत शेष पे अपलिखित मूल्य पर करना है। 1,60,000 का फिर 20% तो कितना हो जाएगा 32,000, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब 1,60,000 में से आपको 32,000 नहीं घटाने, 16,000 घटाने, कितने घटाने 16,000, ठीक है। मान लो 32,000 घटा लो तो आपके कितने हो जाएगा 1,28,000, कितने हो जाएंगे 1,28,000, जबकि आपने उस चीज को बेची कितने में 1,16,000 में, कितने में बेची 1,16,000 में। तो कितना डिफरेंस हो गया 32,000 का, तो 32,000 का आपको आधा ही लेना है तीसरे साल में, तो कितना हो जाएगा 16,000 रुपये का, तो लाभ कितना हो जाएगा आपको 16,000 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2007 को 1 लाख रुपए की मशीनरी क्रय करती है, ठीक है। मशीनरी पर हाथ सीधी रेखा विधि से करना है 10% वार्षिक की दर से, और 30 सितंबर 2009 को मशीनरी को 89,000 में बेच दिया, तो विक्रय पर लाभ या हानि ज्ञात करनी है आपको, कितना हुआ। तो 1 लाख का पहले तो आप 10% का निकाल लो, तो 1 लाख का आप अगर 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। फिर इसको 2 साल के लिए करना है, आगे दिया हुआ है 2007 से 2009 तक, ठीक है। तो इसको 2 साल के लिए तो 10,000 इंटू 2 करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। 1 अप्रैल 2007 से 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2007 को मशीनरी क्रय की जाती है, इस मशीनरी पर आज सीधे रेख 10% से काटा जाता है, और 30 सितंबर 2009 को मशीनरी का वह है। तो आपके 20,000 तो ये हो गया, और आपको 6 महीने का और जोड़ना है, ठीक है। कितने का जोड़ना है 6 महीने का और जोड़ना है, ठीक है। पूरे साल का नहीं हो रहा ना, तो 20,000 प्लस 6 महीने का कितना हो जाएगा 10,000 के हिसाब से, एक साल का है तो 5,000, ठीक है। तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25,000। अब 1 लाख में से 25,000 घटाएंगे तो आपके पास कितना जाएगा 75,000, कितना जाएगा 75,000 आपकी फाइनल कीमत होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 75,000। लेकिन बेच कितने में रहे आपके 89,000 में, तो 89,000 में से अगर आप 75,000 घटाओगे तो कितने हज़ार का लाभ होगा 14,000 का, कितने का होगा 14,000 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3,000 रुपये वाली मशीन 4200 रुपये में बेची जाती है, तिथि तक हाश प्रावधान 400 रुपये, विक्रय भी करता हुआ दिया गया कमीशन 420,
एवं मशीन को हटाने तो श्रमिकों को दिया गया मजदूर 30 रुपये। तो मशीन की बिक्री पर लाभ कितना होगा, तो वही आपको प्रॉफिट याद करना है। पहले कॉस्ट पता करनी है, कॉस्ट कितनी होगी आपके 3000 की मशीन है, कितने की 3000 की, प्लस 420 रुपये आपने विक्रय अभिकर्ता को दिया, कितने किसको दिया, विक्रय अभिकर्ता को, प्लस आपने सॉरी हाँ 3000 रुपये आपके मशीनरी, 420 आपने अभिकर्ता को दिए, प्लस आपने 30 रुपये मजदूरी में दिए। ठीक है, ये तो होगी आपकी मशीन की कॉस्ट होगी, यानी कि 3450 कितनी होगी, 3450 याद रखना। फिर 3450 ये हो गई आपके, तो अब हास कितना है आपके 400 रुपये, कितने हैं 400 रुपये। 3450 में से अगर आप 450 रुपये घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 3050, कितना आ जाएगा 3050। ठीक है, अब ये आपकी क्या आ गई फाइनल रेट आ गई आपकी मशीन की। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि 4200 रुपये में बेच दी हमने, कितने में बेच दी 4200 में, तो 4200 और 3050 के बीच में कितना डिफरेंस है, वही आपका लाभ होगा, कितना हो जाएगा 1150। ठीक है, कितना हो जाएगा 1150 रुपये का अंतर है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 4000 रुपये की एक मशीनरी है और 5200 रुपये में बेच दी गई। आज 500 रुपये, विक्रय 420 रुपये और मजदूरी 150 है। तो वही है, पहले कॉस्ट निकालेंगे तो 4000, तो ये है आपके। ठीक है, उसमें आपके 420 रुपये कमीशन जोड़ेंगे, 150 रुपये आप इसके मजदूरी जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएंगे 4420 प्लस 150 आपके कितने हो जाएंगे 4570, कितने हो जाएंगे 4570 याद रखना। 4570 तो आपकी होगी कॉस्ट। अब हाँ आपके हाथ कितना है 500, तो 4570 में से आप अगर 500 घटाएंगे तो कितना जाएगा 4070। ठीक है, 4070, और वैसे आपके कितने में बेची गई है, वैसे ये प्राइस आ गई आपके बेचने की, लेकिन आपने कितने में बेची 5200 रुपये में, कितने में 5200, तो 5200 में से आप कितने घटाएंगे आप 4070। ठीक है, तो कितना जाएगा आपके 1130 रुपये, तो 1130 रुपये का आपका अंतर होगा, यही आपके लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2004 को एक व्यापारी ने 10,000 रुपये का फर्नीचर क्रय किया, आज 25% की दर से घटते शेष पर निकाटा, तीसरे वर्ष के अंत में 1000 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय लाभ, तो वही आपके 10,000। ठीक है, 10,000 का है, फिर उसको 25% की दर से 3 साल तक काटा। ठीक है, ठीक है, तो 25% एक साल का, फिर 25% अगले साल का, फिर 25% अगले साल का, तो फाइनल रेट क्या जाएगी आपके 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 से कितनी बार 25, तो ये आप क्या जाएगी 1/4 के अकॉर्डिंग ये थोड़े आपके सही फिक्स नहीं कटेगा, लेकिन ये लगभग 4200 के आसपास आ जाएगी, 4218। ठीक है, कितने आ जाएगी 4218 आ जाएगी, लगभग 18 या 19। ठीक है, अब ये आपके कह रहे हैं कि 1000 रुपये में बेच दिया, तो वैसे 4200 की चीज़ थी लेकिन उसको 1000 में बेच दिया, तो कितना घाटा खा गए आपके, ये आपके 4200 में से 3218 रुपये का, यानी 3219 रुपये की घाटा खा गए, यानी कि हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्च 2006 को मशीन का शेष 72,900, 10% की दर से हाथ लगाते हुए 1 अप्रैल 2003 को मशीनरी खरीदी। 1 अप्रैल 2003 को मशीन का लागत मूल्य, तो कॉस्ट निकालना है आपको, क्या निकालना है कॉस्ट। तो मान ले आपके एक्स थी, मान लो पहले की कॉस्ट निकालनी है, पहले एक्स थी, 10% प्रति वर्ष किया गया, तो आपके कितना हो जाएगा 9/10 किया। ठीक है, प्रति वर्ष एक एक कम होता गया, तो 3 साल बाद की प्राइस कितनी दे रखी है 72,900। बस इस फॉर्मूले से आपका ज्ञात हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये डायरेक्टली कट रहा है 9 9 से, कितनी बार 9 9 से पूरा एक बार कट रहा है, तो कितना हो जाएगा एक्स का मान 1,00,000 रुपये, कितना हो जाएगा 1,00,000। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक लागत से घास काटने के पश्चात एक संपत्ति का मूल्य जाना जाता है, तो उस संपत्ति का मूल्य क्या जाना जाता है, जब उसको ऐतिहासिक लागत पर आप घास काट रहे हैं तो उसको, तो उसका मूल्य पुस्तकीय मूल्य क्या जाना जाता है, पुस्तकीय मूल्य। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होती है, मूल लागत में से हास, क्या मूल जो आपकी कॉस्ट होती है उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन हटा रहे हैं
तो उसको क्या बोले जाएंगे, बुक वैल्यू, क्या बोली जाएगी, बुक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2010 को एक फर्म के संयंत्र में मशीनरी खाते डेबिट का शेष ये है 1,47,390। इसे जनवरी 1, 2007 को क्रय किया गया। फर्म ने 15% की दर पर आसमान शेष पद्धति पर प्रतिवर्ष पूरे वर्ष का औसत लगाने का कार्य किया। तो 2007 में मशीनरी की लागत क्या होगी, तो क्या होगी भाई, पहले वो बात कर रहा है कि एक्स राशि थी मान लो, ठीक है। अब वो 15% के आपके आसमान बता रहा है, तो 15% तक कहेंगे तो आप 3/20 कह सकते हैं, ठीक है। 3/20 मतलब कि तीन तीन घम हो रही है, तो 20 17 से 20 लिख सकते हैं आपको, इसको फिर वापस आपके 17 से 20 लिख सकते हैं, फिर वापस आप 17 के 20 लिख सकते हैं। और इसका मूल्य आपको कितना दे रखा है आपके 147390, ठीक है, ये दे रखा है। अब रियल माने 17 × 17 × 17 है, यही आपके सीधा निकल रहा है, ठीक है, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो ये आपके कितना बचेगा यहाँ पे 30, ठीक है। अब एक्स का माना जाएगा आपके यहाँ पर, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आप इनको 20 × 20 × 20 × 30 करेंगे, तो आपके 2 दूनी 4 6 ये 8, 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 3 24 के, तो ये आ जाएंगे आपके 2,40,000, कितने आ जाएंगे 2,40,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कॉस्ट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू और आपकी यूजफुल लाइफ है। तो संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य क्या होगा चौथे वर्ष के शुरुआत में। चौथे वर्ष के शुरुआत में मतलब कि आपके 3 वर्ष का निकालना है आपको, और ये वर्षों के अंकों के योग की विधि के अनुसार निकालना है। तो वर्षों के अंकों के योग के अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हर साल का प्रत्येक अलग निकालना होगा। तो प्रत्येक कैसे निकालेंगे, तो आपको मूल लागत में से अवशेष मूल्य घटाना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, मतलब 1,20,000 आ गई, ठीक है। अब 1,20,000 का आपको पहले साल का निकालना है, तो 6 और 6 से, जैसे 6 है तो 6 5 4 3 2 1 इन सब का योग कितना हो रहा है, 6 5 11 11 4 15 15 और 5 20 रेख 21, तो 21 का भाग देना है, ठीक है। ये होगा आपके, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 1,20,000 इंटू 6/21, तो ये आपके आएगा लगभग 32,286, कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 2, 3 से काटेंगे तो 7, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, तो 3,32,286 आ जाएगा, याद रखना। फिर नेक्स्ट वापस करेंगे, 1,20,000 रहेगा, ठीक है। अब आपको 6 नहीं लेना, अब नेक्स्ट लेना है 5 और वही 21 रखना है, ठीक है। कितना जाएगा आपके, नेक्स्ट आएगा 28,571 के समथिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 285 28,571। नेक्स्ट फिर वही आपके 1,20,000 लेना है, ठीक है। फिर आपको आप लेना है 421, ठीक है। वहीं आपको ये कट रहा है तो काट दीजिएगा, ये आएगा आपके 28,000 22,000 सॉरी 22,857, कितना आएगा 22,857, ठीक है। अभी आप 22,857 22,857 था एक, तो ठीक है। एक था आपके 28,571, ठीक है। एक था आपके 32,286, इन सबको आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 22 सर 20 सर 20 40 सर 30 70, ये आएंगे आपके 83,83,714, कितने आएगा 83,714, ठीक है। ये हो गया अपहास। इसको अगर आप पूरा घटाएंगे, ठीक है, इसमें से मौलिक लागत में से, ठीक है, 1,26,000 में से 83,714 घटाएंगे, 1,26,000 में से 83,714 अगर आप घटाएंगे तो आपके लिए आ जाएगा 40286, कितना जाएगा 40286, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी की लागत 1,12,500, अवशेष मूल्य 10,500, उपयोगी जीवन 5 वर्ष, ठीक है।
अब इसमें वही आस की राशि अंतिम वर्ष में अंकों के योग विधि के अनुसार। तो अंतिम वर्ष में आपको हास की राशि निकालनी है, इसमें ये ध्यान रखना है। तो वही अंतिम वर्ष के निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अंतिम वर्ष में अंकों के योग की अंतिम वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे। तो अंतिम वर्ष के लिए आपके 1,12,500 में से 10,500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके 1,02,000 कितना आ जाएगा 1,02,000 इंटू इसके अंतिम वर्ष में एक हो जाएगा, 5 का 5 प्लस 4 5 4 3 2 1 इन सबको जोड़ लीजिए। तो 5 4 9 3 12 5 4 9 और 5 14 1 15, ठीक है 1/15 तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सोल्यूशन करेंगे, इसका भाग देंगे 15 में तो ये 6800 हो जाएगा। कितना जाएगा, तो अंतिम साल की होगी आपके 6800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल लागत क्या, मूल लागत मैंने थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ। मूल लागत 1,26 है, अवशेष 0 है, 6 वर्ष है, तो हर्ष अंकों के योग विधि के अनुसार पहले वर्ष की है। पहले वर्ष की याद करने के लिए 1,26 में से 0 घटाएंगे 0, 1,26 इंटू पहले वर्ष के लिए पूरे 6 और 6 का योग मैंने आपको पहले बताया कितना 21। इसको हल करेंगे तो आपके 2 और 3 7 और 7 से इसको काटेंगे तो आपके ये हो जाएगा 36,000। ठीक है, ये हो जाएगा 36,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर का मूल्य 50,000 है, अवशेष मूल्य 10,000 है, वर्ष में प्रयोग किए गए घंटे 6,000, अनुमानित 20,000। 50,000 में से 10,000 घटा लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितनी 40,000। कितनी आ जाएगी 40,000। और आपका अनुमानित घंटे, पहले तो टाइम दिया होता तो भाग दे देते, अब की बार 6,000 घंटे क्या है प्रयोग किए कितने में से 20,000 में से। ठीक है, अब इसको काट लीजिए कितना आ जाएगा, 2 से ये 3 बार 4,000 इंटू 3 यानी कि 12,000 रुपये। 12,000 रुपये क्या आ जाएगी आपकी हास की राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित विधियों में से किस विधि के अंतर्गत संपत्ति को उसके संपूर्ण जीवन काल तक मूल लागत पर ही देखता है। संपूर्ण जीवन काल तक किस में देखा जाता है, आपके हास कोष विधि में। किस में देखा जाता है, हास कोष विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मूल्यह्रास की किस विधि के अंतर्गत मशीनरी का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता। तो किस विधि के अंतर्गत नहीं होता आपके शून्य, क्रमागत विधि के अंदर। किसके अंदर, आशित शेष विधि के अंदर, यानी कि क्रमागत विधि के। ठीक है, किसके, क्रमागत विधि के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए हम जो लेके आए, और ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जो कि आपके डेप्रिसिएशन से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसमें आपके एमसीक्यू करा दिए, शॉर्ट नोट्स करा दिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप 5G टेक सोल्यूशन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।